हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और एग्जाम होने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको आंसर की इसी चैनल पर मिलेगा, तो उसके लिए भी बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग आंसर देख लेते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा भी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े और वो क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप लोग लिखेंगे कैसे, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर किस प्रकार का मिलेगा सब्जेक्टिव वाले में, ठीक ना। सब्जेक्टिव वाले में सबसे पहले आपको अपठित बोध ही मिलेगा, अपठित बोध मिलेगा, उससे आपको आंसर वगैरह देना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहता है। और साथ ही आप लोग यहाँ से एक बात और सीखेंगे कि कैसे आंसर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ सेम टू सेम अगर मान लीजिए कुछ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे आंसर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको वीडियो इसकी स्पीड को बढ़ा लेना है, और इसके बाद जल्दी जल्दी से देख लेना है, लेकिन एक बार जरूर देखना है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स का आप लोग को सारा क्वेश्चंस कराया जाएगा। इकोनॉमिक्स में मैं सारा कुछ करा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, और फिर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको उसका आंसर देना है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि एक चिर प्रचलित उक्ति है, मनुष्य अपने मन में स्वयं को जैसा मान बैठा है वस्तुतः वह वैसा ही है। प्रायः हम देखते हैं कि अनेक अभिभावक दूसरों के बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और अपने बच्चों की बुराई। वे बच्चों को डांटते फटकारते हैं, अभिभावक अपने बच्चों का कम मूल्य लगाते हैं, फलस्वरूप समाज भी उन्हें घटिया दर्जे का ही मानता है। हमें उतना ही समान यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जितना हम स्वयं अपने व्यक्तित्व का लगाते हैं। ठीक, आगे क्या बोल रहा है। शांत शांत चित्त से कभी कभी अपने चरित्र की इच्छाओं पर मन एकाग्र करेंगे, उतना वे आपके चरित्र में विकसित होंगी। बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय यह है कि हम एकांत में अपने श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करें और इससे दिव्याओं की अभिवृद्धि करते रहे। मनुष्य के मन में ऐसी उद्भट गुप्त चमत्कारी शक्तियां दबी पड़ी हैं, ठीक, दबी दबी रहती है, कि वह उनका सतत चिंतन करता रहे तो उसके व्यक्तित्व में वही शक्तियां परिलक्षित होने लगेंगे। ठीक, ये हमको देखा था यहाँ पर गद्यांश। अब इस गद्यांश से देखिएगा कैसे सारे आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे ए टू जेड। देखिए क्या बोल रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि अपने बच्चों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, मतलब कि ज़्यादा डांटते हैं फटकारते हैं, और जो दूसरे बच्चों को क्या करते हैं, मतलब कि ज़्यादा प्यार वगैरह देते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को डांटते फटकारते हैं तथा उनकी बुराई करते हैं। वे जहाँ दूसरों के बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, मतलब कि उनका क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उनकी खूब प्रशंसा करते हैं कि उसने ऐसा किया ऐसा किया। ठीक है, वही अपने बच्चों का क्या करते हैं, कम मूल्य लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो, इस प्रकार से। ठीक, फिर आगे देखिएगा बी नंबर वाला क्वेश्चन है कि बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय क्या है। तो बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय यह है कि एकांत में अपने श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करें और इससे दिव्यताओं की अभी वृद्धि करते रहें। ठीक है, फिर ग नंबर वाला क्वेश्चन है कि अपने चरित्र को निखारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने चरित्र को निखारने के लिए हमें शांत चित्र से अपने चरित्र की इच्छाओं पर मन एकाग्र करना चाहिए तथा अपने मन की शक्तियों का सतत चिंतन करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि आपके गद्य सेंसेस में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। फिर सेक्शन बी में यहाँ पर देख लीजिए रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो सब्जेक्टिव देख लीजिए यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले है कि लोकतंत्र में चुनाव विषय पर निबंध। निबंध आपके 5 नंबर वाले में आएंगे। ठीक है ना, निबंध 5 नंबर वाले में आएंगे। और निबंध आप लोग खुद से लिख सकते हैं, निबंध बताने की जरूरत नहीं है। निबंध का मतलब कि आप लोग उसके बारे में जो भी जानते हैं, जो भी जानकारी आपके पास है, आपको बताना होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर बोला कि लोकतंत्र में चुनाव,
लोकतंत्र में चुनाव के बारे में निबंध लिखना है। तो सबसे पहले लोकतंत्र में चुनाव का मतलब क्या होता है, इतना हम समझा देंगे। ठीक, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब क्या होता है और फिर इस चुनाव में होता क्या है एग्जैक्टली, यानी फुल डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इतना मैं लंबा बताऊंगा तो आपके पास टाइम भी कम है और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक, आई मीन कहने का मतलब है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, तो इस प्रकार से फिर लिख देंगे और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन दे देंगे, यानी कि लोकतंत्र की ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और ये क्या क्या मतलब हो सकता है सारा कुछ। इसके लिए मेन कंक्लूजन देंगे, इसके लिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्या लोकतंत्र चुनाव जरूरी है, ये सारा कुछ लास्ट वाले में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ है कि महंगाई से प्रभावित आम जन जीवन के विषय में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। ठीक, मतलब कि पत्र लेखन आ गया, क्या आ गया, पत्र लेखन। पत्र लेखन आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। पत्र लेखन का फिक्स फॉर्मेट है, अगर आपको पत्र लेखन भी नहीं आता, सिर्फ अगर फॉर्मेट लिख देते हैं और थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक, और आप लोग चाहे तो हाइप में 5 ला सकते हैं। पत्र लेखन बहुत ईजी होता है। देखिएगा पत्र लेखन कैसे करते हैं। कोई भी पत्र लेखन हो, शुरू में हम लोग लिखेंगे सेवा में, इसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाना भी जरूरी है। और इसके बाद यहाँ पर ये इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ ज़्यादा बेटर होगा कि इधर लिखें, यहाँ से लिखें। जैसे सेवा में यहाँ पर कोमा लगाएंगे और फिर में से उसके नीचे से यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, संपादक। यहाँ पर लिख देंगे संपादक महोदय, क्या लिख देंगे, संपादक महोदय, ज़्यादा बेटर यहाँ पर होगा। फिर जिसके पास लिख रहे हैं, ठीक, अगर क्वेश्चन में देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है दैनिक जागरण और फिर यहाँ पर नीचे लिख देंगे रांची, इस प्रकार से। ठीक, समझ गए, ये फिक्स फॉर्मेट होता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दे देंगे विषय। विषय क्या है ना, किस विषय पर लिख रहे हैं, तो महंगाई से प्रभावित आम जनजीवन के संबंध में। ठीक, इस प्रकार से विषय दे दिए, फिर महोदय लगा देंगे, महोदय। ठीक, और इसके बाद अब यहाँ पर मेन जो है ना, आप उनको क्या करेंगे, इसके बारे में क्या मतलब जो भी हमारा समस्या है, समस्या से उनको अवलोकन कराएंगे। मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जनजीवन की विभिन्न परेशानियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक, इसके बाद महोदय, कुछ दिनों से देश में महंगाई का स्तर पूर्व से अधिक गुना बढ़ता नजर आ रहा है। सामान्य जीवन यापन की वस्तुओं, खाद्यों और अन्य उपयोगी वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि समस्त स्तर के परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया। ठीक, इसके बाद इसके अतिरिक्त समाज में रोजगार तथा आय के स्रोत में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता को रोटी दाल के लिए भी सोचना पड़ रहा है। आसमान छूती हुई महंगाई और सरकार की ओर से बढ़ती महंगाई की और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाना, दोनों ही बेहद चिंता का विषय है। ठीक, अब ये हम लोगों ने चिंता वगैरह सारा कुछ बता दें कि क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे उनको सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आसान देकर सरकार का ध्यान महंगाई की ओर आकर्षित करें, अन्यथा यह बढ़ती हुई महंगाई जनता के अनहित का कारण बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर सौ धन्यवाद या फिर सौ धन्यवाद। ठीक, और अगर यहाँ पर अगर आपसे संपादक के पास बोले तो यहाँ पर भविद्य लिख देगा, और आपके पास किसी और के पास बोले तो जैसे अगर फॉर्मल वाला आ जाए जैसे प्रिंसिपल के पास, तो आप लोग आवेदक लिख सकते हैं, फिर कौन होगा आप मतलब कि अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से शहर में बढ़ती अपराधी घटनाओं पर एक रिपोर्ट लिखे। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग किसके पास लिख रहे हैं, रिपोर्ट है तो न्यूज पेपर का पास लिख देंगे, तो दैनिक जागरण, फिर डेट दे देंगे, फिर कौन लिख रहा है। ठीक, और फिर सारा कुछ इधर बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा फटाफट से। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट ही था। इसके बाद सेक्शन सी में आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे, जिसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा। ठीक, ये कौन से होते हैं, ये आपका पद वाले होते हैं ना, पद वाले, पद के रूप में दे देगा और लिखने के लिए बोल देगा, या फिर गद्य वाले भी दे देता है कभी कभी। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना, मतलब कि ये बसंत आया वाले चैप्टर से है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर इसको कैसे करना है देखिएगा। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, ये लिखेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह के कविता बनारस से, सॉरी ये बनारस से था ना, मैंने आप लोगों को बसंत आया सा बता दिया था, बनारस से अवतरित है। यहाँ कवि ने वसंतकालीन बनारस के परिवेश से परिचित कराया है। अब यहाँ पर मेन व्याख्या करेंगे कि बनारस में क्या क्या हो रहा था। ठीक, तो बसंत के वहाँ पर मतलब कि बनारस में क्या क्या हो रहा था बसंत के आने से। ठीक, ये सारा कुछ यहाँ पर बता देंगे। ठीक है,
तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं, जैसे बसंत आने से वहाँ पर जो भिखारी लोग हैं उनके कटोरों में ज़्यादा सिक्के पड़ने लगे, बंदर भी वहाँ पर उछल पड़े। ठीक, ये सारा कुछ आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर विशेष लिखना होगा। विशेष में जैसे कि शहर के खुलने से कवि का विशेष अभिप्राय यह है कि बनारस स्वयं को अचानक खोल कर नहीं रख देता। यह शहर धीरे धीरे खुलता है। यहाँ जो जितना नया जीवन रूपाकार ग्रहण करता है, उसी अनुपात में मृत्यु उसे खाली भी करती जाती है। कंधों पर अनंत शव के ढोए जाने से आशय है कि 100 दाह का अनंत सिलसिला यहाँ अपना रंग रूप नहीं बदलता, वह अपनी रौ में चलता रहता है। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आई थिंक पद के रूप में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, मैं आप लोग यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसको। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ये डायरेक्ट आपके पार्ट से पूछा गया है। यहाँ पर कुछ भी आपको पद्य गद्य नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मानव मन में ऊब व खिज व्याप्त होगी, तब तक हमारा मन आधे अधूरे गानों में ही अटका रहता है। तात्पर्य यह है कि खिज और ऊब की वजह से हमारा मन किसी भी कार्य में पूरी तरह बोल सकते हैं नहीं लगता है, या फिर रम नहीं पाता है। उल्लासित मन से ही हम पूरा गाना गा पाते हैं, यानी कि एकदम हल्का मन होगा तभी कुछ भी कर पाएंगे। अतः मन साफ अर्थात प्रूफसुलित होना आवश्यक है, मतलब कि एकदम हल्का होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कवि मौन होकर अपनी प्रेमिका सुजान के इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार बोल सकते हैं अनसुना या फिर सुनकर अनसुना करती है। कवि को लगता है कि सुजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण किया हुआ है, इसलिए वह उसकी ओर ताकती तक नहीं। कवि को विश्वास है कि उसका मौन ही उसकी प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि घड़ी साज का इम्तहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है। मतलब कि घड़ी साज का इम्तहान पास करना, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है ये बताना। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। घड़ी सॉरी घड़ी साजी का इम्तहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों को उनकी उपयोगिता व अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के योग्य हैं, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता व अनावश्यकता का विश्लेषण करने में सक्षम है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए, इसे केवल धर्माचार्यों तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका हमारे पास राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा अगल का क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका। अगल का क्वेश्चन मतलब क्या पूछा गया था, लेखक बुढ़िया के बोधोसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक ने बोधोसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ मतलब होता है मेढ़ा, आप लोग जानते होंगे जो भी खेती वगैरह करते हैं, वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। जैसे जैसे ही लेखक उठाने लगा तो एक बुढ़िया तमक कर बोली, बड़े चले हैं मुरद उठावे, ई हमार है, इसे हम न देवे। लेखक समझ गया कि रुपए की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपए दिए। उस समय 2 रुपए बहुत मायने रखते थे, और बुढ़िया ने लेखक को खुशी से मूर्ति दे दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश भेजने के बाद बड़ी बहोरिया की मन स्थिति कैसी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी बहोरिया संतृप्त हृदय से अपनी माँ के पास संदेश भेजती है कि वे आकर उसके मायके ले जाए, मतलब कि उनको मायके ले जाए। लेकिन संदेश भेजने के पश्चात वह क्या करती है, पछतावा करने लगती है। उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि संदेश सुनकर परिवार वालों को दुख पहुंचेगा। अब उसका असली घर तो ससुराल ही है, बात सही बोल रहा है। वहीं उसे रहना होगा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद वह मायके में उस अधिकार के साथ नहीं रह सकती है जैसा कि वो पहले रहती थी। ठीक, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं कौन कौन से, अशोक के फूल और आलोक पर्व। फिर है सचिनानंद हीरानंद वात्सायन ने आगे की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो क्या आ जाएगा, अग्रदूत और हरी घास पर क्षण भर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है पाठ्य पुस्तक के और भी यहाँ पर बड़े बड़े वाला क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जगधर के मन में
किस तरह ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों? ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत इजी मतलब लिख पाएंगे, बहुत ही इजी ये क्वेश्चंस है, ठीक ना? आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर। जगधर जब भैरव के घर यह पता पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता चले कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी चुरा ली थी। यह जमा पूंजी 500 से अधिक थी। 500 उस समय बहुत मायने रखता था। अभी के हिसाब से 50-60 हजार मान लीजिए। जगधर जानता था कि ये इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जग उठा। ठीक, इस प्रकार से इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद की कोया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इससे कुमुद तथा कोकावेली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला कि कोया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है, मतलब कि उग जाता है। यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। फिर आगे कि इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। फिर एक शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोया को पत्तियों के समान लगती है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिया गया था, हम लोग दोनों का आंसर देखेंगे। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? तो धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने से हानिकारक गैस वातावरण को गर्म कर रही है। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। इन देशों में रोज नए नए प्रयोग से हानिकारक गैस वातावरण को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूषित कर रही है। फिर है कि पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है? पठित पाठ के आधार पर टिप्पणी कीजिए। पठित पाठ अपने हिसाब से नहीं लिख देना, अपने हिसाब से प्रेम की आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर आंसर देते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानताएं और असमानताएं दोनों है। समानता भी है और कुछ डिफरेंस भी है, मतलब अंतर भी है। जैसे पहाड़ों की चढ़ाई पर से गिरकर आदमी जोखिम हो जाता है, उसी प्रकार से प्रेम की चढ़ाई में असफल होने पर जीवन दुखमय हो जाता है। यानी कि बोल सकते हैं ब्रेकअप होने के बाद क्या हाल होता है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बार आप लोग का ब्रेकअप हुआ होगा। ठीक है, यदि पहाड़ की चढ़ाई की तरह प्रेम भी एक पक्षीय हुआ तो अंत सुखद नहीं होता। लेकिन अगर प्रेम उभय पक्षीय अर्थात युगल जोड़ी के आपसी सामंजस्य से जीवन आसान और सुखद हो जाता है। अगर साथ रहे लंबे समय तक तो और मतलब कि जीवन सुखदमय तो होगा ही, बात सही है। ठीक, आगे बोल रहा है दोनों प्रेमी युगल परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सुख दुख में बराबर के भागीदार होते हैं। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक अगर गिरता है तो दूसरा उसे संघर्ष संभाल लेता है। इस तरह प्रेम की चढ़ाई पर्वत की चढ़ाई से अलग भी हुआ करती है। वास्तव में प्रेम जीवन का जीवंत आरोहण हुआ करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा राइट आंसर। और इतने ही मेरे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आप लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अब आंसर की के साथ।